हाय लव यू। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में बात किया था कि हाउ मेनी सब्सिडरीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वहां पे हमने देखा था कि देयर वर 5 सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, जिसमें हमने फर्स्ट सब्सिडरी के रूप में डीआईसीजीसी की बात की थी, देन आफ्टर बीआरबी एनएमपीएल की बात की थी, देन आफ्टर हमने आरईबीआईटी की बात की थी, हमने इफ्टास की बात की थी और आरबीआईएच की बात की थी। तो ये 5 सब्सिडरी हमने बताया था। तो उस 5 सब्सिडरी में हम पहली सब्सिडरी को देखेंगे कि वो जो सब्सिडरी है जिसका नाम है DICGC, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसके बारे में तमाम वैसे इंपॉर्टेंट 10 to 12 ऐसे फैक्ट देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में या तो पूछे गए हैं या फिर आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। सो इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for your competitive examination, basically particularly mains examination of State Bank of India provisionally officer J, obviously for CBO circle based officer and all banking related exam और promotional exam। शुरुआत आज के टॉपिक के साथ, that is DICGC। The full form of this organization is Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation of India। इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हमने DICGC एक्ट, ये एक्ट 1961 का है। तो आपसे पूछा जाता है कि DICGC कौन से एक्ट के अंदर काम करती है, तो एक्ट विल बी DICGC एक्ट 1961। और इस एक्ट के हवाले से हमने इस DICGC को सेटअप कर दिया ऑन 15th of July 1978 and the headquarter of this organization is in Mumbai। तो मुंबई में इसकी क्या है, तो हेडक्वार्टर है। एस्टैब्लिशमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। इस DICGC के जो चीफ होते हैं, जिसे हम चेयरमैन ऑफ DICGC कहते हैं, वो जनरली आपके डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं। आप समय समय पे इसको अपडेट भी करेंगे अगर कोई चेंज होता है। तो आज के डेट में जो आपके डिप्टी गवर्नर हैं उनका नाम है MD पात्रा। तो MD पात्रा is present chairman of this DICGC। पहले ही बता दिया कि आरबीआई की एक सब्सिडरी है, 5 में से एक सब्सिडरी है। आखिर ये DICGC करती क्या है, फंक्शन क्या है, रोल क्या है? तो आप जाने कि ये DICGC का जो रोल है वो रोल है कंपनसेशन पे करने का। अब बात आती है कंपनसेशन किसको पे करेगी, कब पे करेगी और कितना पे करेगी। तो DICGC कंपनसेशन पे करती है टू ऑल बैंक्स। वो बैंक आपकी कमर्शियल बैंक होनी चाहिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक होनी चाहिए, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो RRB हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, है ना, तो या फिर आपके लोकल एरिया बैंक भी होगी तो भी, कोऑपरेटिव बैंक भी होगी तो भी, ये तमाम वैसी बैंकिंग आपकी सेगमेंट है जिसे DICGC इंश्योरेंस और कंपनसेशन आप कह सकते हैं पे करती है। बेसिकली DICGC इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है टू ऑल बैंक, नॉट डिपॉजिटर। सपोज इफ आई एम हैविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट इन ABC बैंक, तो मैं ऐसा नहीं है कि एज ए इंडिविजुअल, एज ए कस्टमर मैं उस इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करूंगा। ये इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने की जिम्मेदारी इंडिविजुअल बैंक को है ना। और इस कारण से जो DICGC का कवरेज है वो आपके इन कमर्शियल बैंकों को मिलता है, जो नाम मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले साझा किया है। अभी बात आती है कि किसको देगी, ये तो हो गया। कब देगी, when DICGC will pay compensation or insurance amount to these bank। The answer is जब बैंक दिवालिया हो जाए, लिक्विडेशन के स्टेज में पहुंच जाए, उसी कंडीशन में DICGC का रोल सामने आता है और DICGC बैंक को वो जो अमाउंट है वो पे करेगी, नॉट डिपॉजिटर। क्योंकि प्रीमियम तो भाई हमने पे किया ही नहीं है। प्रीमियम किसने पे किया हमारे बिहाफ पे, तो बैंक ने किया है। तो इस कारण से जो इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा वो भी आपके बैंक को मिलेगा, लिक्विडेटर को मिलेगा। कब पे करेगी ये भी हमने आपको बता दिया कि DICGC किसको पे करेगी, बैंक को पे करेगी। कब पे करेगी, तो मैंने वो भी बता दिया। कितना पे करेगी, व्हाट इज द मैक्सिमम कंपनसेशन और मैक्सिमम इंश्योर्ड अमाउंट बाय DICGC। द आंसर इज 5 लाख। अभी बात आती है, सपोज इफ आई एम हैविंग 1 ब्रांच इन मुंबई, second branch is in Delhi, and third branch in my hometown in ABC city।
तो अगर वो बैंक, वो पर्टिकुलर बैंक, क्योंकि मेरी एक ही बैंक के 3 जगहों पे अकाउंट है, सेविंग अकाउंट कहीं और खोल लिया, पीपीएफ अकाउंट कहीं और भी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आप जाने कि इंक्लूडिंग कंबाइंड एक बैंक को 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके अगर 5 अलग अलग ब्रांचेस में अकाउंट है तो 5 × 5 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। एक बैंक का मैक्सिमम, एक इंडिविजुअल का जो कवरेज होगा वो 5 लाख रुपीस होगा। बट if you are having one account in HDFC Bank and another account in same city in ICICI Bank, उस कंडीशन में क्या होगा? द आंसर इज पर बैंक ये 5 लाख रुपीस का लिमिट है। तो उस कंडीशन में दोनों जगहों पे आपकी मैक्सिमम जो कवरेज है वो 5 लाख रुपीस ईच है। तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, और आपको ये समझ में आ रहा है कि DICC कितना पे करेगी, कौन से कंडीशन में पे करेगी और कौन से बैंक या ब्रांच को पे करेगी। तो आई होप कि इतना तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अभी बात आती है कि कौन सा अकाउंट को क्या इंश्योर किया जाता है। तो ओनली डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। जैसे बैंक में 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, वन इज डिमांड डिपॉजिट, सेकंड इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट। इसको मिला के हम बोलते हैं कि NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है। तो बैंक सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को ही इंश्योरेंस पे करती है, प्रीमियम पे करती है 0.12% ऑफ टोटल इंश्योर्ड वैल्यू सेमी एनुअली। फिर से बोलता हूं, बैंक 5 लाख रुपए का 0.2% प्रीमियम पे करती है DICC को एक साल में 2 बार, मतलब ट्वाइस इन ए ईयर ये इंश्योरेंस बैंक की तरफ से पे किया जाता है। बैंक खुद की फंड, बैंक का जो भी अदर फंड होगा उसके थ्रू पे किया जाएगा। आपके सेविंग अकाउंट से कोई भी डिडक्शन इस प्रीमियम का नहीं होगा। क्लियर? तो ये तो मैंने बता दिया। जो डिमांड डिपॉजिट की बात है तो सेविंग हो, करंट हो, FD हो, RD हो, तो ये वो कैटेगरी ऑफ अकाउंट हैं जो डिमांड डिपॉजिट के दायरे में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके। FD भी आएगी, RD भी आएगी, तो इंक्लूडिंग डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट आपके यहां पे इंश्योरेंस कवरेज होंगे। अभी बात आती है कि बैंक, कौन सी बैंक? तो बैंक तमाम बैंक। किसको नहीं पे करती है DICC? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि आप जाने कि DICC डू नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। द फर्स्ट इज नॉट बैंक, दैट इज बेसिकली NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो NBFC को पे नहीं किया जाता है। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को इंश्योरेंस पे नहीं किया जाता है। मतलब इसमें रखे हुए पैसे हैं और वो बैंक, पर्टिकुलर बैंक दिवालिया हो गई तो फिर आपके पैसे तो मिलने से रहे, मतलब इंश्योरेंस अमाउंट तो मिलने से रहा। फिर जो बैंक अपने फिक्स एसेट को बेचेगी, जो भी आगे के काम होगा उसके थ्रू अगर आपको मिलते हैं तो मिलते हैं, अदरवाइज सब भगवान की माया। क्लियर? तो मैंने ये आपको बता दिया कि किसको नहीं मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली नाम बताया मैंने NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सेकंड इज प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। थर्ड इज ऑफशोर बैंक, यानी if Indian bank having branch in other than the geographical region of the country, that is called offshore bank। तो ऑफशोर बैंकिंग के कंडीशन में भी इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। फॉरेन गवर्नमेंट की कोई डिपॉजिट आपके इंडिया में है उसे भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इंटर बैंक कोई डिपॉजिट है उसे भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो किसे देती है ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसे नहीं देती है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के नजरिए से हो जाता है। और इस कारण से मैंने बहुत स्पष्ट 5 चीजें बताई हैं जिसे DICC इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती है। एक बैंक में तो पे किया, लेकिन किसको? चाहे वो सेविंग अकाउंट होल्डर हो, सिंगल हो, ज्वाइंट हो, है ना, या फिर मोर देन 1 अकाउंट, 2 अकाउंट होल्डर हो, इधर और सर्वाइवर हो, है ना, किसी कोई भी हो, किसी भी मोड ऑफ ऑपरेशन के हो, आपके डिमांड टाइम डिपॉजिट के अंदर अकाउंट है तो पे किया जाएगा आपका जो कंपनसेशन इंश्योरेंस है। क्लियर? चाहे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल 5 लाख है प्लस इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर मोर देन 5 लाख आपकी डिपॉजिट है, उस कंडीशन में बैंक दिवालिया हो गई तो फिर लिक्विडेशन का जो अनदर फेज होगा उसके थ्रू आपको किया जाएगा। DICC मैक्सिमम 5 लाख रुपए का ही कवरेज रखेगी। इतनी बात मैंने आपके साथ DICC के साथ की है। थैंक यू सो मच।